phases of meiosis। meiosis को स्टडी करने के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दे रखा है, आपने देखा इसको दो सीक्वेंशियल फेज में स्टडी करते हैं, meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड। इसके बीच में एक छोटा शॉर्ट पीरियड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। और इससे पहला जो लॉन्ग शॉर्ट जो है स्ट्रेस पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेज। तो इस जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा पिछले वीडियो में दे रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डिटेल स्टडी के बारे में, है ना। तो आइए, सबसे पहला हमारा आता है meiosis फर्स्ट। meiosis फर्स्ट की पढ़ते हैं, देखो meiosis फर्स्ट कि आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ओके, अब प्रोफेज फर्स्ट को आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोफेज फर्स्ट जो है ना, उसके बारे में दो चार बातें तो जनरल है, जो कि कॉमन बात है सभी सब स्टेजेस के लिए। एक्चुअल में जो प्रोफेज फर्स्ट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन है। इसमें काफी सारे चेंज होते हैं। तो माइटोसिस के जो प्रोफेज है और मियोसिस की फर्स्ट प्रोफेज में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला तो लॉन्ग ड्यूरेशन और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इट मीन्स, क्योंकि अभी हम देखेंगे इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, रिकॉम्बिनेशन, ये बहुत सारे स्टेप होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फेजेस कहते हैं। अब आइए क्रोमोसोमल बिहेवियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेस पर प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब स्टेज में जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन सा? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब एक वर्ड आया क्रोमोसोमल बिहेवियर, है ना। ये क्रोमोसोमल बिहेवियर वास्तव में वर्ड क्या होता है? G1 जो कि इंटरफेज की सब स्टेज है ना, G1 S G2। ओके, अब ऐसी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ जो क्रोमोसोमल चेंज होंगे और उसके बाद भी मेटाफेज, एनाफेज जो भी चेंज होंगे वो ओवरऑल क्रोमोसोमल बिहेवियर कहलाते हैं। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में जब जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ोगे तो आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इसी पर बेस्ड है। इसलिए जिसको मियोसिस आता है उसको जेनेटिक्स अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मियोसिस अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, और अगर ढंग से समझ लो तो बहुत ईजी है ना। तो हम बड़े स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि क्या क्या चेंज होता है। तो हम पहले सबसे पहले ले रहे हैं लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आपको सभी में लगभग 4 में एक सिमिलर टर्म दिख रही है। कौन? टीन, टीन, टीन और टीन। यहाँ टीन का मतलब क्रोमैटिन। टीन का मतलब क्या कहना चाह रहा है? क्रोमैटिन। इसका मतलब क्रोमैटिन में क्या चेंज हो रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेस पर, है ना। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, लैक्टो, वन वर्ड आंसर बताती हूँ, फिर डायग्राम से देखेंगे। लैक्टो का मतलब होता है थिन एंड फैट। अभी बताते हैं मीनिंग कहते हैं। जाइगो, जाइगो मतलब मेल एंड फीमेल, या मैं क्या कहूँ, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का पास पास आना। पैकी, पैकी का मतलब होता है थिक एंड शॉर्ट। और डिप्लो का मतलब अभी आगे पता लग जाएगा, ये क्रॉसओवर स्टेज है जो कि क्यासमा बनाती है। और डाई माने बोथ, मतलब कि मैटरनल पैटर्नल, और काइनेसिस माने सेपरेशन। तो कई बार क्या होता है बायोलॉजी में, टर्म के बेस पर उसका आंसर निकलना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें टर्म से क्या आता है। अब आते हैं अगला, देखो कि क्या बात कह रहा है। लैक्टोटीन, जैसे मैं ये सेल बनाई, ठीक है, और ये न्यूक्लियस,
अब मैं सभी में देखो एक एक करके डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको देखो ये इंटरफेस तो पहले बना रखी है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इंटरफेस यहाँ साइड में बना देती हूँ। मैं अगर ये लेकर चलूँ एक एग्जाम्पल कि इसमें 2 मैटरनल और 2 पैटर्नल क्रोमोसोम है ना। दोनों मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो 23 मेरी मदर के और 23 मेरे फादर से आए हुए क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब मेरी बॉडी में हमेशा मेरे मम्मी पापा हैं, है ना। तो वो मम्मी पापा की जो सेल जो क्रोमोसोम है ना, वो क्या बिहेव करते हैं जब हमारी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। तो आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि एक्चुअल में ये प्रोसेस हो कहाँ रही है और कैसे हो रही है और क्या चेंज हो रहा है। बस उसके बाद एकदम बहुत जल्दी हमारे को जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो क्या बोला मैंने, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के समय हमारी बॉडी की जो स्पर्म मदर सेल और मेल में स्पर्म मदर सेल और ओवा मदर सेल जो होती है, उसमें क्या चेंज हो रहे हैं, किसके, हमारे पेरेंट्स के क्रोमोसोम के बिहेवियर में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, बस समझ में आ गई। अब देखो अब क्या आता है, मैंने कहा ये 2 क्रोमोसोम लेकर बैठी मैं और यहाँ के है ये देखो एंटेंगल्ड है। एंटेंगल्ड मतलब ऐसे गूंथे में से पड़े हैं, ठीक है। इंटरफेस होती है तो एकदम थिन और जो है ना ये एकदम एंटेंगल्ड हो जाते हैं, गूंथ जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरा हाइड्रेशन प्रोसेस हुई भी है और जो है हिस्टोन प्रोटीन द्वारा वेल ऑर्गेनाइज जो है क्रोमोसोम नहीं है। अब क्या हुआ, इंटरफेस की जीवन थी जो मैं पहले बोली थी और पिछले वीडियो में डिटेल है, जीवन थी तब तो वो अनडुप्लीकेटेड, यहाँ एक बार बना देती मैं, तब तो वो अनडुप्लीकेटेड डीएनए था, मतलब ये डीएनए एक मॉलिक्यूल था। अब जितने ये डीएनए जीवन में है ना, जितने क्रोमोसोम है उसके अभी तक अनडुप्लीकेटेड फॉर्म है। जैसे ये एस में आएंगे क्या हो जाएंगे, इसकी दूसरी कॉपी बन जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो जीवन में तो 2C अगर जो है डीएनए है तो एस में क्या हो जाएगा 4C, या मैं सिंगल वर्ड में क्या बोलूं, G1 तक तो अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था, है ना। या फिर उसके लिए वर्ड क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड, क्योंकि क्रोमेटिड मतलब एक क्रोमोसोम का एक ही डीएनए प्रेजेंट है और एक क्रोमोसोम के दोनों डीएनए प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे, 2 क्रोमेटिड मतलब एक क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिड मतलब हाफ क्रोमोसोम भी कहते हैं, है ना। पर वो वर्ड थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, इसलिए ज्यादा सही वर्ड क्या होता है, अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये एस में डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्लियर। अब देखो क्या चेंज होता है, अभी इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होया हुआ है, हर क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड है, बट ये अभी तक ये इतना गूंथे हुए हैं कि इनकी आइडेंटिटी नहीं हो रही है। अब आगे जैसे जैसे जाते हैं चेंज क्या होता है, देखो क्या हो रहा है। जैसे ये मान लिया एक क्रोमोसोम जो कि मैं रेड लेकर चल रही हूँ और दूसरा ब्लू लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो जैसे ये कहाँ आएंगे, लैक्टोटीन में, तो इनमें क्या होगा, कॉम्पैक्शन शुरू हो जाएगा, कॉम्पैक्शन और कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए ये जैसे एक क्रोमोसोम ऐसे बिखरे पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, ध्यान रखना, अभी तक मैंने पेयरिंग नहीं बोला है, तो ये ऐसे बिखरे हुए से पड़े हैं, पर इंटरफेस की तुलना में अब थोड़ा सा स्पष्ट होने लगे, इंटरफेस की तुलना में थोड़ा स्पष्ट होने लगे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं थिन एंड थ्रेड। इसका मतलब जो एंटेंगल थे वो क्या होने शुरू हो गए, सेपरेट शुरू हो गए, है ना, सेपरेशन शुरू हो गया। मेन कारण क्या था, यहाँ जो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में क्या होगा, कॉम्पैक्शन, है ना, कॉम्पैक्शन एंड कंडेंसेशन शुरू हो गया। और इस कंडेंसेशन का रिजल्ट क्या हुआ कि डीएनए जो अभी थ्रेड लाइक फॉर्म में था वो वेल ऑर्गेनाइज होने लग गया। वेल ऑर्गेनाइज होने के आपको बताया दूसरे चैप्टर में ये सब डिटेल क्या कारण है, उसमें पाया जाने वाला हिस्टोन प्रोटीन, है ना। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से, H1, H2A, H2B, है ना, H3, H2B, H3, H4, ये 5 तरह के प्रोटीन हैं जो कि इंटरफेज में जो ऐसे गूंथे हुए से थ्रेड हैं वो पैकेटिन तक आते आते वेल ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या था कि क्रोमोसोम डीएनए ही है, डीएनए में वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वेल जो है स्ट्रक्चर नहीं है, वेल डेवलप्ड, लेकिन क्रोमोसोम वेल ऑर्गेनाइज हो गया है, किसके कारण, हिस्टोन प्रोटीन के कारण, है ना।
तो ये प्रक्रिया जो थी, ये प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की, ये यहीं पे शुरू हो गई। ओके, अब आगे बढ़ो। देखो अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस बनाऊंगी, सेल नहीं बनाऊंगी बार बार, ठीक है। अब आइए जाइगोटिन, ये तो था लैक्टोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा, अभी बोला था, जैसे मैं मान लिया ये बोलूं कि ये दोनों मेल के और ये दोनों सॉरी गलती हो गई, ये एक कोई क्रोमोसोम जिसका एक मेल और एक फीमेल, ऐसे दूसरा क्रोमोसोम जिसका एक मेल और एक फीमेल क्रोमोसोम है, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, पेयरिंग करते हैं। पहले अभी करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ही जाइगोटिन आएगा क्या हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। तो ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को साइनेप्सिस कहते हैं। अब देखो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे मैं कहूँ कि ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा, और ये दोनों सेम कैरेक्टर लेकर आए हैं, एक मैटरनल यानी मदर से आया हुआ है, एक पैटर्नल यानी फादर से आया हुआ है, ठीक है। जब जाइगोटिन होंगे तो अभी पहले दूर दूर पड़े थे, जैसे जाइगोटिन होंगे ये क्या होंगे, पास पास में आएंगे। पास पास में आने के दो तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं। या तो एक कॉर्नर से धीरे 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 ऐसे दूसरे कॉर्नर तक आए, या सेंटर में पहले पास आए और फिर पेरीफेरी की तरफ चले, कॉर्नर की तरफ, टर्मिनल की तरफ। और तीसरा क्या है कि दोनों कॉर्नर पर पहले पास आए और फिर सेंटर तक मिले। अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे पास आते हैं। जैसे एक अपने बैग नहीं होता, बैग की चैन बंद करते हैं, तो पहले चैन दूर थी, अब धीरे 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 जिप बनती होती है ना, जिप से कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जिपर लाइक मैनर। क्या कहते हैं इसे, जिपर लाइक मैनर में होता है क्या प्रोसेस, साइनेप्सिस। तो पहला तो क्या है, साइनेप्सिस, बहुत ही जरूरी कैरेक्टर है। किसे कहते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, अब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा, एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा। मैटरनल मतलब जो हमारी मदर से आया हुआ है ना, माँ से आया हुआ, और पैटर्नल मतलब जो पापा जी से आया हुआ है ना, जो कि हमारे फादर से आया हुआ क्रोमोसोम। सेम कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है और सेम कैरेक्टर को सेम लोकस पर, जैसे ये एक जीन है जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करा है, उसी लोकस पर यहाँ पे दूसरा जीन, यानी ये दोनों एक दूसरे के एलील फॉर्म कहलाते हैं। समझ में आ गई, ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर बनता है, जैसे ये भी है और ये भी है, इसको क्या कहते हैं बेटा, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट। अब देखो, बाईवैलेंट में अभी पीछे बात हो चुकी थी कि जब एस फेज होता है तो एक डीएनए की दोनों ये दूसरी कॉपी भी बन जाती है। इसका मतलब, अब देखो यही तो क्रोमोसोम बना है, ये देखो ऐसे, यही तो क्रोमोसोम बना है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा, इसका मतलब यहाँ पर दूसरा क्रोमेटिड प्रेजेंट है, यहाँ दूसरा क्रोमेटिड प्रेजेंट है, बट वो अभी तक क्लियर कट सेपरेट नहीं हुआ है। वो क्लियर कट सेपरेट नहीं हुआ, अभी बताते हैं कहाँ सेपरेट होगा। पहले आपको ये बात समझ में आ जाने की कह क्या रहे हैं, है ना। हर क्रोमोसोम, जैसे ये क्रोमोसोम दोनों क्रोमेटिड प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम दोनों क्रोमेटिड प्रेजेंट है। ओके, तो दोनों क्रोमेटिड प्रेजेंट है, क्योंकि बन तो कहाँ गए थे, एस फेज में, है ना। ये तो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है, कॉम्पैक्शन का चल रहा है, जो लगातार पैकेटिंग तक चलता रहता है। इसका मतलब ये बाईवैलेंट ही क्या है, पेटार्ड है ना, क्योंकि एक ही जीन के 1 2 3 4 डीएनए प्रेजेंट है। बट ये मोर क्लियर कब होते हैं, कब क्लियर होते हैं, पैकेटिंग में। अभी आ जाएगा अगला। पहले हम ये देखते हैं, साइनेप्सिस होने के बाद जाइगोटिन की जो लेटरल स्टेज है, वहां पे कैरेक्टर, बहुत ही जरूरी कैरेक्टर डेवलप होता है। एक ही डायग्राम बना के बता देती हूँ मैं, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ली, है ना, जरूरी कि दोनों बनाओ। ये एक, जैसे ये एग्जांपल ली, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसकी पेयरिंग हो गई थी, है ना। इनके बीच में क्या होते हैं, जो प्रोटीन और, है ना, आरएनए फाइबर्स, है ना, प्रोटीन फाइब्रिल्स और आरएनए फाइब्रिल्स का, ओके, ये क्या बनाते हैं, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर यानी कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये वाला साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये वो साइट है जहां क्या होनी है, क्रॉसिंग ओवर होनी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जाइगोटिन की लेटर स्टेज में
होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच प्रोटीन फाइब्रिल और आरएनए फाइब्रिल द्वारा कनेक्शन बन जाना, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गांठ टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे फाइब्रिल जो है दोनों कनेक्शन बिठा देते हैं, तो उसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये किसका कैरेक्टर है, ध्यान रखना है, जाइगोटिन का। ओके, अब आओ अगला, क्या, पैकाइटिन। पैकाइटिन का मतलब देखो थिक हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा, और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए। ठीक है, तो आओ जरा देखो क्या कहना चाह रहा है, ये न्यूक्लियस। ओके, अब एक इसके साथ साथ देखो यहाँ पर ये सेंट्रोसोम का कॉपी तो कहाँ बन गई थी, आपको पता है, कहाँ, एस फेज में बन गई थी। ठीक है, यहाँ पर भी है, ध्यान रखना, ये बस मैं बना नहीं रही हूँ, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपने तो न्यूक्लियस में चेंज देख रहे हैं। अब यहाँ जो है कॉपी थोड़ा मूव होना शुरू होती है, लेकिन कंप्लीट नहीं, ध्यान रखना, मूविंग जो प्रोटीन में क्लियर होती है, यहाँ तक तो फिर क्लियर नहीं होती। ठीक है, अब देखो अगला क्या होगा, जो ये साइनेप्सिस प्रक्रिया हो गई है, इसमें मैंने अभी बोला कि टेट्राड यहाँ तो क्लियर नहीं होते, बट यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, ऐसे। ओके, ऐसे ये एक क्रोमेटिड, देखो मैंने कुछ टच किया, ध्यान रखना, ये दूसरा क्रोमेटिड। मैं ऐसे करती हूँ, एक ही पेयर बनाती हूँ, दूसरा पेयर नहीं बना रही हूँ, जगह नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ। तो अब देखो मैंने यहाँ से थोड़ा सा टच किया है, क्लियर। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कहीं कुछ चेंज हो रहा है। पहली बात तो जो मैंने आपको ये बोला था कि ये टेट्राड जो है मोर क्लियर कहाँ हुए, पैकाइटिन में। टेट्राड मतलब समझ रहे हो, देखो मैं जान के ब्लैक्स बना रही हूँ, ये एक डीएनए इसमें है, दूसरा इसमें है, ये तो इसी की कॉपी है ना। फिर दूसरा ये जो मान लिया अपन ने, देखो पिछले से चल रही मैं, इसको मान लिया अपन ने क्या बना, ये मैटरनल बना, तो ये हमारा मैटरनल क्रोमोसोम और ये हमारा पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल की रिप्लिकेटिंग कॉपी और पैटर्नल की रिप्लिकेटिंग कॉपी। तो ये जो दोनों हैं ये आपस में, ये क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। जबकि ये और ये, यानी एक मैटरनल और एक पैटर्नल, ये क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, जैसे इसका जीन यहाँ जाएगा और इसका जीन यहाँ जाएगा, है ना। ये प्रोसेस, अब मैं इसका डायग्राम बाद में बना दूंगी, पहले इसका कैरेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ध्यान रखनी है, एक्सचेंज ऑफ जीन। एक्सचेंज ऑफ जीन होता है, और इस एक्सचेंज ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ओके, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है। अब आपको देखो ध्यान है, दिमाग से लगाओ, अगर इसका जीन इधर और इसका जीन इधर जाना है, इसका मतलब यहाँ से कोई पार्ट ब्रेक होगा और ये यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ का कोई ब्रेक होकर यहाँ जुड़ेगा, तो प्रोसेस दो हो रही है, ब्रेक भी हो रहा है और जुड़ भी रहा है। इसका मतलब ये एंजाइम कैसे होने चाहिए, लाइसिस, है ना, और लाइगेज, इनके कॉम्बिनेशन का जो एंजाइम है, उस पूरे एंजाइम के ग्रुप को हम यहाँ पर वर्ड क्या बोला है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम के रेगुलेशन द्वारा ये प्रोसेस पूरी होती है। अब जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जैसे यहाँ पर हो रही है ना, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसको हम कहते हैं यहाँ एक और क्रॉस हटा रही हूँ, ठीक है, उसको कहते हैं हम रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। मतलब कि एक तरह से कह रहा है कि जहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वहाँ एक गांठ तरह बन गई है, तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल कहता है। ठीक है, तो पैकेटिन की क्या हुई, सबसे पहला टेट्राड यहाँ थे बट मोर क्लियर यहाँ हुए। अब टेट्राड का मतलब क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 डीएनए प्रेजेंट है एक ही जीन के, है ना, क्योंकि जीन तो जो यहाँ पर जीन अभी बोला मैंने, उसी की कॉपी यहाँ पर है। कॉपी इट मींस एलील यहाँ पर है, क्योंकि कॉपी तो मैं इसको यहाँ की कहूँगी, पर है तो उसी जीन का दूसरा फॉर्म। जैसे मान लिया ये कैपिटल टी है, तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल टी हो सकता है या फिर कैपिटल टी हो सकता है, बट है तो टॉलनेस वाला ही जीन ना, है ना। ऐसे ही मान लिया मेरे हेयर कलर का जीन यहाँ है, तो इधर मेरे
जो है मदर से आया हुआ जीन हेयर के लिए और इधर मेरे पापा से आया हुआ जीन हेयर के लिए। इसका मतलब एक ही जीन के दोनों फॉर्म हैं यहाँ। ओके, तो इसका मतलब अच्छा क्या हुआ, इसी की कॉपी ये और इसकी कॉपी ये है, तो इसका मतलब एक ही जीन के 1 2 3 4 है ना, 4 डीएनए प्रेजेंट है। अगर 2 होते हैं तो डायल कहलाते हैं और 4 है तो मतलब टेटार्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, टेटार्ड हुई, पर वो मोर क्लियर कहाँ हुई, पैकेटिन में, क्योंकि ये कॉम्पैक्शन की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूअस पैकेटिन तक चलती रहती है। इसे सबसे अधिक क्लियर डीएनए जो अधिक क्लियर क्रोमोसोम जो है कहाँ होते हैं, पैकेटिन में होते हैं। आ जाओ, और अगला क्या था, क्रॉसिंग ओवर हुई, एक्सचेंज ऑफ जीन है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल कहलाते हैं, एंड देन कंट्रोल प्रोसेस है। ये सारी चीजें आपको किसके लिए ध्यान रखनी है, पैकेटिन के लिए ध्यान रखनी है। ओके, अगला आओ देखो डिप्लोटिन, मैं यही ना बना देती बेटा। अगला है डिप्लोटिन, ताकि आपको सारी स्टेजेस एक साथ ही ध्यान रह जाए, है ना। डिप्लोटिन में क्या होगा, देखो ये अभी होता क्या है, देखो यहाँ सारे गूंथे हुए थे, कोई मेल फीमेल कुछ पता नहीं था। यहाँ आए तो थोड़ा सेपरेट हुए, है ना, अपनी क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी बनाई, सब थोड़ा क्लियर होने लगे, है ना, डिहाइड्रेशन शुरू हो गया तो थोड़ा क्लियर होने लगे। फिर यहाँ मम्मी पापा अपनी बॉडी में मम्मी पापा के क्रोमोसोम क्या हो गए, जो सेम क्रोमोसोम थे, जैसे 1 नंबर मम्मी का तो 1 नंबर पापा का, ऐसे ही 5 नंबर मम्मी का तो 5 नंबर पापा का, ऐसे ही मान लिया 46 नंबर मम्मी का तो 46 नंबर, सॉरी 23 मम्मी का तो 23 भी हमारा, क्योंकि टोटल टाइप ऑफ क्रोमोसोम तो 23 है, 23 और 23, है ना। तो वो जो सभी क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाएंगे, 1 का, 2 का, 5 का, 20 का और 23 का, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये सारे क्रोमोसोम क्या करते हैं, यहाँ पेयर बना लेते हैं, जैसे अपन ने 2 बनाए, ऐसे 23 पेयर होते हैं हमारी, जब मियोसाइट में मियोसिस होता है। मियोसाइट में ना वो सेल जिसमें मियोसिस होता है, जैसे स्पर्म मदर सेल और ओवा मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, है ना। तो ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले पास है, फिर आपस में बातें की तो बिहेवियर चेंज हुआ, पहले दूर बैठे थे, फिर यहाँ पास आए, फिर आपस में टटम बातें की, ठीक है, फिर चेंज हुआ बिहेवियर, और उसके बाद क्या हो जाएगी, वापस दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो ये पास है, फिर यही है क्या, पैकेटिन में ये क्रॉसिंग होगा, और अब क्या होंगे, देखो अब ये दूर होंगे ना, तो कहीं स्थान पर ये टच रह जाते हैं। दूर होना स्टार्ट कहाँ से हुए, डिप्लोटिन में, ठीक है। अब जैसे दूर होना स्टार्ट हुए तो कहीं टच रह गए, तो ये जो टच साइड है वो क्याज्मा कहलाती है। टच साइड क्या कहलाती है, क्याज्मा कहलाती है। मैं प्लीज एक ही डायग्राम बना के चलूंगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना। तो देखो इधर देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, ये एक क्रोमोसोम बना दें, मैं सेंटर बना देती, ये एक क्रोमोसोम आया, तो ये तो देखो क्या हो गया, एक क्रोमेटिड, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमेटिड। ओके, अगला बनाते हैं, इसका ये एक क्रोमेटिड, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो आपको ध्यान के रखना है, इसके लिए मैं एक डिजाइन बना के चलती हूँ। देखो मैंने जैसे ये एक क्रोमोसोम मैंने ऐसे बनाया, ये लाइनिंग वाला बनाया, है ना। मान लिया ये देखो, अब ये लाइनिंग वाला ना, तो इसका मतलब ये वाला लाइनिंग वाला, ये लाइनिंग वाला है ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन दिखाना जरूरी है। ये लाइनिंग वाला है, इट मीन्स क्या हो गया, ये लाइनिंग वाला ध्यान रखना, ये इसका तो क्रोमेटिड लाइनिंग वाला हो गया, और ये बिना लाइनिंग वाला हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये लाइनिंग का पार्ट है ना, ये लाइनिंग का पार्ट है, बट ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बिना लाइनिंग वाला, अभी बता दूंगी मैं आपको, चिंता मत करो। और ऐसे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लाइनिंग वाला। क्यों हुआ, क्योंकि इसका जीन इधर और इसका जीन इधर गया, यानी कि इसकी आर्म यहाँ तो इसकी आर्म यहाँ गई, तो ये एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ है, इसको एश्योर्ड करता है, ठीक है। और अब ये सेपरेट हुए, होना शुरू हुए, तो कुछ स्थान क्या रह गए, टच, रिमेन टच रह गए, और उसको क्या बोला, क्याज्मा बोला। उसको क्या बोला अपन ने, क्याज्मा, और प्लूरल क्या हो जाता, क्याज्मेटा। ओके, तो क्याज्मेटा रिमेन टच साइट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। टर्मिनेशन, सेपरेशन कंप्लीट तो होता है एनाफेज में, है ना। तो यहाँ सेपरेशन वर्ड का मतलब समझना, यहाँ थोड़ा वापस अलग हो रहे हैं। आओ जरा अगला देखते हैं बेटा, ये डिप्लोटिन था। अब देखो डिप्लोटिन में जब ये स्टेज आती है ना, थोड़ा सा इसको ब्लैक कलर से बना रही मैं जान के, देखो ये और ये, आप देखो ये पॉइंट क्या हो गया, ये तो क्याज्मा हो गया, जैसे ये और ये पॉइंट क्या हो गया, क्याज्मा।
इसकी शक्ल कैसे बनी है ना, तो इसको कहते हैं क्रॉस ओवर स्टेज। क्या कहलाता है ये? क्रॉस ओवर स्टेज कहलाता है। अच्छा, डिप्लोटीन के लिए एक बात याद करनी है आपको कि डिप्लोटीन के कुछ एग्जाम्पल जैसे वर्टिब्रेट्स की वो साइड में ना, इंसेक्ट वाला एग्जाम्पल है डिप्टेरा वगैरह, उसमें देखा कि इस स्टेज में लंबे समय तक ये स्टेज पड़ी रह जाती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर कई बार जो है सस्पेंडेड स्टेज में आ जाती है, मतलब कि वो डाइगाइनेसिस तक पहुँच नहीं पाती है, इसी स्टेज में बनी रहती है। तो डिप्लोटीन का कैरेक्टर अब समझ में आ गया। बस अब यहीं पे बनाती हूँ मैं, देखो ध्यान रखना, मैं जान के छोटे से पार्ट पे बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए जल्दी, और कंपेरिजन अभी लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये, अच्छा एक और चीज़, ये तो न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, एक न्यूक्लियस के बाहर वाला है ना, डिप्लोटीन में क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम का मूवमेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ हटा रही मैं इस शब्द को, यहाँ ये सब आप सीख चुके हैं, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। ये देखिएगा ये क्या होता है, ये सेंट्रोसोम यहाँ आया, अब सेंट्रोसोम टोटली ऑपोजिट पोल पर आ गया, टोटली ऑपोजिट पोल पर आ गया, इससे एस्टर बनना शुरू हो गए और माइक्रोट्यूबुल असेंबल्ड यहाँ होना शुरू हो गए, माइक्रोट्यूबुल की असेंबली यहाँ होना शुरू हो गई। मतलब ये किसकी तरह है, जब अपन ने माइटोसिस में ट्रांजिशन टू मेटाफेज देखा था ना, मतलब कि प्रोफेज से मेटाफेज की तरफ मूव होना, वो कंडीशन बन गई है, मतलब कि स्पिंडल फाइबर लगभग बनना स्टार्ट हो गए और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। ये आपको एक तो याद करना है। अब क्रोमोसोम में तो कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, क्या करना है, जैसे ये देखो ये क्यास्मा यहाँ था, मैं एक ही बना कर, ये क्यास्मा यहाँ था, ये ऐसे देखो, आप देखो ना दोनों अंगूठा और अंगुली है ना, ये यहाँ था, अब ये क्या होंगे, धीरे 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 क्यास्मा क्या होता है, टर्मिनेट होना शुरू होते हैं। तो पहले दूर दूर थे, फिर पास है, फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर रिमेन टच रह गए और अब ये क्या हो रहे हैं, ये दूर हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। तो देखो मैं कह रही हूँ एक ही पेयर बनाऊंगी, ध्यान रखना, ये क्रोमेटिड है ना, ये दूसरा क्रोमेटिड, थोड़ा सा ये इसका पहला क्रोमेटिड और ये इसका दूसरा क्रोमेटिड। अब आपको चेंज क्या करना है, ध्यान रखना, ये इधर बिना लाइन वाला, ये लाइन वाला है ना, ये लाइन वाला है और इतना पार्ट तो इसका लाइनिंग का, इतना पार्ट तो लाइनिंग का और ये बिना लाइनिंग का, और इसका इतना पार्ट लाइनिंग का, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट को शो कर रहा है ना, क्रॉसिंग ओवर को शो कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ जीन को शो कर रहा है। तो क्यास्मा, ये क्या हो रहा है, क्यास्मा मूव कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसको इस स्टेज को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्यास्मा का क्रोमोसोम आर्म के एंड पर आ जाना, ठीक है, यानी कि सेपरेशन यहाँ लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में आ रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस। अब एक की 2 ही मिनट में इसका सबका रिवीजन करती हूँ और आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने कहा ये इंटरफेज है, इंटरफेज में G1 S G2, G1 में अनडुप्लीकेटेड, S में डुप्लीकेटेड और वापस अगला डुप्लीकेटेड ही रहेंगे, ठीक है। डुप्लीकेटेड का मतलब क्या होता है, एक डीएनए जो है, एक करेक्टर वाला डीएनए, उसकी कॉपी भी यहाँ बन गई है ना, तो हम वो लिखते हैं एनसीईआरटी में 2C से 4C स्टेज हो गया है, ठीक है। अगला देखो, लैक्टोटीन में आया तो यहाँ कॉम्पैक्शन और कंडेंसेशन शुरू हो गया ड्यू टू डिहाइड्रेशन और क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, ये जो एंटेंगल थे ये सेपरेशन हुए, तो इसने कहा कि यहाँ तक तो क्रोमोसोम की आइडेंटिटी नहीं थी, पर यहाँ दिखने लग गए, इसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी बनाने लग गए कि ये इतना नंबर क्रोमोसोम है, ये मेल का है, ये फीमेल का है ना, तो ये आइडेंटिटी यहाँ स्टार्ट हो गई। अब यहाँ क्या हो गया, जाइगोटिन में साइनेप्सिस हुआ, साइनेप्सिस माने पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और पेयर जो होते हैं वो बाइवेलेंट कहलाते हैं, इसमें ये चारों, दो इसके जैसे, दो इसके दो इसके, तो उन्हें 4 डीएनए प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको टेट्राड कहते हैं। लेकिन ये टेट्राड यहाँ क्लियर कब होते हैं, जब पैकाइटिन में आते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना इसके बीच की, यहाँ क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाती है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग के कारण ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड अलग हो जाता है। जैसे इसमें दोनों थे, बट अब ये क्या हो गए, ये दोनों अलग, एक ये ऐसे, एक ये और एक ये, है ना, तो ये क्लियर होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब साइनेप्सिस के बाद
जो जाइगोटिन की लेटर है उसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है। और फिर यहाँ पे जैसे क्रॉसिंग ओवर हुई तो डिप्लोटिन में क्या होता है, ये वापस सेपरेट होना शुरू होते हैं, बट कुछ स्थान पर रिमेन टच रह जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्याज्मा कहते हैं। ठीक है, अब क्याज्मा पहले थोड़ा सा अंदर की तरफ था, अब ये टर्मिनेट होना शुरू होते हैं। और साथ साथ में न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ चेंजेस होते हैं, कैसे, सेंट्रोसोम का मूवमेंट, और यहाँ पर सेंट्रोसोम दोनों अपोजिट पोल पर आ जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्या होती है, एक्यूमुलेट यानी असेंबल्ड हो जाती है और स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये हुई हमारी कौन सी, ये सारी की सारी स्टेजेस कौन सी है, प्रोफेज फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ओके, स्पिंडल फाइबर। ओके, अब आती है अगला, जो अपन ने पीछे क्रोमोसोम बनाए थे, देखो एक अपन ने रेड कलर का बनाया था, याद कर लो उसका। देखो ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, ऐसे ही ये दूसरा जो है क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड। अब अपने को क्या करना था, जैसे अपन ने एक लाइनिंग वाला बनाया था, है ना, ये लाइनिंग वाला बनाया, ये कंप्लीट लाइनिंग वाला हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसका छोटा सा पार्ट बिना लाइनिंग वाला होगा और इसका छोटा सा पार्ट लाइनिंग वाला होगा। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट शो कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा सेट बनाती हूँ तो क्या होगा, देखो एग्जैक्टली सामने होना चाहिए, ये देखो यहाँ, है ना, तो ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट पार्ट हो गया और ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ बोलूँ तो ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट हो जाएगा और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जैसे इसको मैंने यहाँ लाइनिंग वाला डिजाइन दे दी तो इसको भी मैं दे देती हूँ, है ना, और ये इसका देखो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट पार्ट, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट, ऐसे ये देखेगा। तो ये बात ये थी अपनी कि होमोलोगस क्रोमोसोम ये स्पिंडल फाइबर द्वारा। अब देखो आपको एक बात ध्यान करनी है, यहाँ क्या होता है, काइनेटोकोर, यहाँ काइनेटोकोर होते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है, एक साइड में काइनेटोकोर से, दूसरी साइड में पोलर से। ऐसे ही इसमें भी एक साइड से काइनेटोकोर से, दूसरी साइड में पोलर से। यहाँ पे भी वही सेम बात है और यहाँ पर भी सेम वही बात है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये वाला शेप जो बना है, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल बना, दोनों एंड तो क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और बीच में ब्रॉडर पार्ट होता है। तो ये स्पिंडल फाइबर और एस्टर, है ना, इससे ये अच्छा, ये क्या होता है, ये जो है ना क्रोमोसोम फाइबर जो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब कि पोल टू क्रोमोसोम, काइनेटोकोर वाले, है ना, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, और इस ये मतलब, है ना, और ये जो होता है ना, ये जो कि पोल टू पोल चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर। कॉन्टिन्यूअस फाइबर, क्योंकि ये कंपैरिजन में देखो, ये है डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर है। ओके, अब देखो अगला, ये तो फाइबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। अब अपने को अलग से क्या देखना है, हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने ये 2 पेयर होमोलोगस के बनाए, ऐसे हमारी बॉडी में कितने हैं, 23 पेयर है। तो ये 23 पेयर यूं ऐसे सेल में लगे रहते हैं, ऐसे लगातार। तो इसमें आपको एक बात जो कि जेनेटिक्स में विशेष ध्यान रखनी है, जैसे मैं मान लिया यहाँ पे बोलती हूँ कि ये कैपिटल टी वाला है और ये स्मॉल टी वाला है, ये कैपिटल आर वाला है और ये स्मॉल आर वाला है ना। तो अब आपको एक बात ध्यान रखना है, इस कैपिटल टी वाले, है ना, इस कैपिटल टी वाले क्रोमोसोम के साथ ये आर वाला कैपिटल जाएगा या स्मॉल आर वाला जाएगा, मतलब इसके साथ ये जाएगा या ये जाएगा, इसके चांसेस 50-50% होते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारी की सारी जेनेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम, है ना, सारे उसी पे बेस्ड है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि सेग्रीगेशन हमारे लिए थोड़ा सा आता है, पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, आगे लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस मियोसिस से ही रिलेटेड होते हैं ना।
तो अब मेरे कहने का मतलब ये लाइनिंग वाले से या तो ये जा सकता है, अब ये क्रोमोसोम जैसे ये वाला यू था, यू हो जाता अरेंजमेंट, तो क्या होता इसके साथ ये जाता और इसके साथ ये जाता। तो मेटाफेज फर्स्ट जो होती है वहां पर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम वहां यहाँ डाइकाइनेसिस में ऐसे थे, है ना, इस तरीके से अपन ने ऐसे रखे थे, वो आके ये यू टिक गए, है ना। जैसे मान लिया ये क्रोमोसोम यू अपन ने यू कराए हुए थे, है ना, ऐसे याद करो पिछले वाले पार्ट में ऐसे किए थे, ये क्या हो गया, अब ये यू टिक गए हैं, ठीक है, ये सॉरी ये यू टिक गए। तो अब देखो एक तो ये इन क्रोमोसोम की मेटाफेज प्लेट और एक इन क्रोमोसोम की मेटाफेज प्लेट, इसका मतलब क्या हो गया, मेटाफेज फर्स्ट में जो मेटाफेज प्लेट बनती है वो कैसी होती है, डबल मेटाफेज प्लेट कहलाती है। तो मेटाफेज फर्स्ट की विशेष बातें ध्यान रखना, माइटोसिस की मेटाफेज में नहीं थी, यहाँ क्या होती है, डबल मेटाफेज प्लेट। ओके, अब आओ अगला क्या होता है, एनाफेज में एंटर किया। एनाफेज की विशेष बात, बहुत जरूरी घटना है, ये ध्यान रखना, बहुत जरूरी फिनोमेना। अब मैं इसको हटा रही हूँ, एक बार मुझे स्पेस चाहिएगा, इसलिए मैं हटा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो क्या होगा, ये मैंने सेल बनाई, क्योंकि इसकी मैं ना अर्ली और लेट स्टेज दोनों बनाऊंगी, ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ बनाई, अब क्या होगा, बिल्कुल सेम वही कंडीशन, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, मैं बाद में बना दूंगी, ठीक है। ये देखो, ये क्रोमोसोम थोड़ा रफ बनाऊं तो टेंशन मत करना, ये दूसरा वाला क्रोमोसोम, ओके, और ऐसे ही ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम। देखो जब हम माइटोसिस की क्या करते हैं, एनाफेज, है ना, माइटोसिस की एनाफेज करते हैं तब क्या होता है, ये पहले तो मैं इसको सेट कर देती हूँ। माइटोसिस की एनाफेज के समय याद हो आपको, पिछला वीडियो जो देख लेना ढंग से, और आगे भी आएगा, यहाँ क्रोमोसोम के इस सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है ना, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, मियोसिस में भी होगी, पर ध्यान रखना एनाफेज सेकंड में होगी। हम पढ़ रहे हैं यहाँ एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। तो इसका तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, आपको ध्यान रखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये वहाँ पे सेल बना देती हूँ, ठीक है। इसका फीचर ये है कि यहाँ से ये क्रोमोसोम इस और इस क्रोमोसोम, अब बताओ ये क्रोमोसोम कौन से थे, ये होमोलोगस। देखो मैंने इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं बनाया, प्लीज, इसका मतलब ये नहीं है कि हट जाएगा, अरे देखो अपने कभी जो है तुम ऐसा सोच के बैठोगे इसका मतलब ये हट गया, ये हटा नहीं है राजा बेटा, ये तो खाली मैंने ऐसे बनाया नहीं है ताकि टाइम थोड़ा सा टाइम सेविंग की बात चल रही, सेम ऐसी ही कंडीशन यहाँ होती है, ठीक है। अब मैं ये क्या कह रही हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, रिपल होते हैं, ठीक है। और रिपल होने से क्या होती है, इसको कहते हैं हम क्रोमोसोमल मूवमेंट, और इस क्रोमोसोमल मूवमेंट का रिजल्ट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बहुत ही जरूरी घटना है, देखो अभी बताती हूँ आपको, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब देखो अभी तक की जो सेल थी उसमें अपनी सेल में 46 क्रोमोसोम थे, अब क्या होगा, क्योंकि ये जो सेपरेट होंगे इधर जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये देखो लेट एनाफेज में क्या कंडीशन बनेगी, लेट एनाफेज में यहाँ से मैं बना देती हूँ, ये देखो लेट एनाफेज बना रही हूँ, ठीक है। और कंडीशन क्या बनेगी अपनी, ये देखो ये ब्रेड वाला है तो ये यू बनाया मैंने इसको, ठीक है, और इसको यू बना देती हूँ, ये देखिएगा, और ये यू बनाना है ना, और यहाँ वाला अपना यू बनाए, ये देखिएगा, ये एक क्रोमोसोम सेपरेट हुआ और दोनों अलग अलग सेल में गया, और इधर भी आ जाओ, ये क्रोमोसोम, ये देखिएगा यू, और ये इसका दूसरा क्रोमोसोम होमोलोगस, मतलब ये होमोलोगस सेपरेट हुए, है ना। तो देखो इधर क्या था, वाइट मतलब बिना लाइनिंग वाला था, और एक आर्म क्या थी इसकी, लाइनिंग वाली थी, ये देखो, ठीक है। इसमें भी क्या थी, एक आर्म वाइट थी, तो मैं इसको वाइट छोड़ दूँ, बाकी को पूरे का क्या कर दूँ, मैं लाइनिंग कर दूँ। इस छोटे से पार्ट को मैं क्या कर रही हूँ, देखो ध्यान रखना, ये है अपना, ये पार्ट है ना जो रिकॉम्बिनेंट है, तो इसको तो पूरा लाइनिंग करना, इसको तो पूरा लाइनिंग करना, ये रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है, ओके। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी में कंडीशन वही है ना, तो इसमें ये रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट है, इसका मतलब मैं यहाँ छोड़ दूँ और बाकी में लाइनिंग कर दूँ, यहाँ छोड़ दूँ फिर बाकी लाइनिंग कर दूँ, और ये हमारा ये वाला पूरा पार्ट हो गया, ये देखो ऐसे, ओके।
तो ये याद करो ट्रेलिंग बिहाइंड वाला। यहाँ तक देखो ये देखो मूव इसका इधर है, आर में ना ये जो एस है, और अब ये क्या होती है, ये आर यू हो जाती है। तो ये होता किसके कारण है ये मूवमेंट, इनके बीच में क्या होता है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और यहाँ से जो फाइबर होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो देखो फाइबर कितनी तरह के हो गए यहाँ पर इस कंडीशन में, फाइबर 3 तरह के हो गए। एक तो ये फाइबर जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरजोनल फाइबर, ये कौन से हो जाएंगे, क्रोमोसोमल फाइबर। दोनों ही कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस फाइबर, डिसकंटिन्यूअस फाइबर, जबकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फाइबर। ओके, ये कॉन्टिन्यूअस फाइबर, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पर भी यही कंडीशन होगी, है ना। और ये रिकॉम्बिनेंट बना देती हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि रिकॉम्बिनेंट तो हट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम इधर चले गए और इधर आ गए। अब आप देखो आगे जब टेलोफेज आएगी तो ये फ्यूचर सेल ही तो होगी। इसका मतलब एनाफेज की लेटर ऑन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट की तुलना में आधी हो गई। क्रोमोसोम की संख्या ध्यान रखना, क्योंकि आधे क्रोमोसोम इधर होमोलोगस पेयर था, उसमें से एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। हर पेयर में से 23 है तो 23 के 23 पेयर में से जो है हर में से एक क्रोमोसोम एक सेल में, दूसरे सारे क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाएंगे। इसका मतलब एक्चुअल में ये जो एनाफेज फर्स्ट है ये क्या कहलाती है, रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है ना, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि एक्चुअल में रिडक्शन यही होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंटल सेल, ओके। बस अब लास्ट बचा है, देखो अब ये टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में ये देखो ये सेल बनी। एनाफेज की लास्ट जब आती है ना, लेट एनाफेज, तब क्या होती है, गोल्जी बॉडी और ईआर यहाँ आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं यहाँ बीच में, ठीक है। और टेलोफेज आते आते क्या होता है, ये सेल प्लेट बनना शुरू हो जाती है। कारण क्या है कि मियोसिस में कोई बीच में इंटरफेज या साइटोकाइनेसिस कंप्लीट स्टेज नहीं हो रही है। टेलोफेज के बाद क्या होगा, जो है एक छोटी सी रेस्टिंग फेज आएगी, जिसमें क्या होगी, हल्का सा जो है सेल क्या करेंगे, ये जो है लूज हो जाएंगे, क्रोमोसोम लूज हो जाएंगे या हाइड्रेशन हो जाएगा, अब वो शॉर्ट फेज होगी। और उससे ठीक पहले बहुत ही शॉर्ट पीरियड वाला साइटोकाइनेसिस होगा। अच्छा, साइटोकाइनेसिस होगा या नहीं होगा ये भी निश्चित नहीं होता। तो मैं अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करूँ तो देखो ये साइटोकाइनेसिस हो गया। अब ये वापस क्या हो गया, टेलोफेज में क्या होती है, प्रोफेज की उल्टी, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, ओके। और ये तो क्या होते हैं, फाइबर तो यहाँ डिजेनरेट हो गए, ठीक है। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट कर दिया मैंने टेलोफेज की लेट स्टेज में, ध्यान रखना। टेलोफेज तो मैंने यहाँ बना दी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, ध्यान रखना, टेलोफेज ये है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस ये है। तो मैं टेलोफेज प्लस उसके बाद क्या बोल रही हूँ मैं, साइटोकाइनेसिस, ओके। तो अब देखो लास्ट कंडीशन क्या बनी, अब आपको सबको पता है, ये देखो ये क्रोमोसोम एक है ना, और ये इसका दूसरी जो है क्रोमेटिड पार्ट। इसमें क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा कौन सा वाला है अपना, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, लेकिन ये पार्ट कौन सा हो गया, रिकॉम्बिनेंट वाला। ये वर्ड नहीं समझ में आता तो अभी आ जाएगा, चिंता मत करना। इस तरह इसमें भी क्या होगा, ये क्रोमोसोम है और ये इसकी दूसरी आर्म है, सॉरी दूसरा क्रोमेटिड है, ठीक है। इसमें एक क्या करेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट वाला कर देंगे, एक रिकॉम्बिनेंट वाला कर देंगे, दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब रेड वाला बनाते हैं हमने, है ना। तो देखो इसमें भी क्या होगा, ये अपन ने एक क्रोमेटिड बनाया, ये दूसरा क्रोमेटिड बनाया, ठीक है। एक क्रोमेटिड रिकॉम्बिनेंट वाला है तो हमने छोटा सा पार्ट क्या कर दिया, व्हाइट छोड़ दिया, और बाकी सभी में क्या कर दी, लाइनिंग कर दी, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, अपन ने व्हाइट लेकर चल रहे हैं तो इसको व्हाइट कर दिया, और एक छोटा सा आर वाला पार्ट क्या कर दिया अपन ने, लाइनिंग वाला कर दिया, ठीक है। तो अब कहना क्या चाह रही हूँ मैं कि ये टेलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस हुई है ना, तो इसके बाद दो सेल बनी थी, उसमें क्रोमोसोम संख्या आगे से हम 4 लेकर चले थे, यहाँ क्या हो गया, 1 2, यानी क्रोमोसोम संख्या कितनी हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। और अब ये ध्यान रखना है अपने को, ये जो सेल होती है वो क्या कहलाती है, डायड, दोनों 1 2
ये दोनों क्या कहलाती है, डायड सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ अपना कौन सा, टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस कंप्लीट, है ना। और फिर मैं कह रही हूँ साइटोकाइनेसिस का होना या नहीं होना ये निश्चित नहीं होता, वेरी करता है सेल टू सेल। ओके, अगला करते हैं अपने मियोसिस सेकेंड। ये था टीलोफेज के और साइटोकाइनेसिस के बाद की स्टेज, है ना। अब मियोसिस में इसके जस्ट बाद एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज होती है, शॉर्ट रेस्टिंग फेज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन की, और उसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, बहुत ही छोटा पीरियड, ठीक है। दूसरा एक बात ध्यान रखना है कि डिस्पर्सन ऑफ क्रोमोसोम, है ना, डिस्पर्सन ऑफ क्रोमोसोम उतना नहीं होता जितना कि हम जो माइटोसिस करते हैं उससे ठीक बीच में जो माइटोसिस की मतलब सेल साइकिल चलती है उसमें इंटरफेज जो होता है ना। या फिर मैं ये कह दूं कि मियोसिस और मियोसिस के बाद इंटरफेज फिर वापस मियोसिस, है ना। तो उतना जो है डिस्पर्सन यानी उतने जो है क्रोमोसोम लूज नहीं होते, उतने एंटेंगल्ड नहीं होते, उतना जो है डिस्पर्स नहीं होते। हल्का सा जरा सा आपको ये सोचना है, क्या सोचना है कि जैसे मान लिया क्रोमोसोम टोटली यहाँ जो है कॉम्पैक्ट वाली कंडीशन पड़े हैं, है ना, वो थोड़ा सा ऐसे लूज हो जाएंगे, टाइट से हल्का सा लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो उतना ही फर्क पड़ता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कौन सा, कि ना तो डीएनए, ना आरएनए और ना ही प्रोटीन का कोई सिंथेसिस होता है, ये सब के सब एब्सेंट होते हैं, है ना। क्योंकि ये बात किस लिए जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस करते बच्चा क्या सोचता है कि इंटरफेज की तरह रिलेट करना ना। सेल की जो फेजेस है मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ये तो दो सीक्वेंशियल स्टेप में होती है, लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन या साथ में ध्यान रखना प्रोटीन और आरएनए सब फॉर्मेशन जो है वो केवल इंटरफेज के समय ही होते हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इंटरकाइनेसिस केवल मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड है, जहाँ थोड़ा सा क्रोमोसोम लूज हो जाते हैं और हल्का सा जो है डिस्पर्सन होता है, बस इतना ही याद करना है आपको। डीएनए बीएनए यहाँ नहीं बनता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी आएगी स्टेज अपने, मियोसिस सेकंड, है ना। तो मैं इस डायग्राम को इसलिए ध्यान रखना है, इसी से कंपैरिजन करके और इसी को कंटिन्यू करना है ना, ताकि ध्यान रहे कि डायग्राम को हम कैसे मैनेज करें। तो अगला कौन सा अपना मियोसिस सेकंड, है ना, प्रोफेज सेकंड, है ना। तो इसका मैं क्या बोली, ये बोला प्रोफेज सेकंड। ये यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होया वही था उसी का। अब क्या होगा, देखो प्रोफेज की अर्ली स्टेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अर्ली स्टेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना है ना। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लेट प्रोफेज है, ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, अर्ली में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ये प्रेजेंट, बट लेटर में ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी क्या बात करनी है, वो जो असेंबली है ना, वो कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल, ओके, माइक्रोट्यूब्यूल, एस्टर, ये सब के सब फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। मतलब वन वर्ड में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना। स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कब, वो फेज में, क्योंकि लेट प्रोफेज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इसलिए एनसीईआरटी में आपको देखा हो तो डायग्राम वो सीधा डायरेक्ट लेट वाला ही बना रखा है ना। तो पहले तो स्थिति ये है, ठीक है। यानी कि मैं अगर थोड़ा सा अगर इसको बनाऊं तो वो सेम टाइप के कंडीशन हो जाएगी, कौन सी वाली, ये देखो, ये यू वाली है ना, इस स्थिति में होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे भी क्या करा आपने, ये ऐसे क्रोमोसोम थोड़ा कॉम्पैक्ट होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम हल्का सा कॉम्पैक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लेट प्रोफेज आएगी, इनमें क्या शुरू हो जाएंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब मैं सेल कैसे बनाऊं, देखो
लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में ये स्पिंडल बनना शुरू होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये बन गए एस्टर, ये बन गए एस्टर। ओके, तो हमने इसको दोनों साइड में क्या बना दिया, एस्टर। ये स्पिंडल फाइबर भी जो है ऐसे अरेंज होना शुरू हो गए। ध्यान रखना ये वाली स्टेज कौन सी अपनी, अपन ने जो माइटोसिस में क्या बोला था अपन ने, कौन सी बोली थी, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम को हमें कैसे सेटल करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जैसे मैं एक ब्लू कलर वाला क्रोमोसोम लेकर चलती हूँ, ये देखिए ये यू, ठीक है, और ये दूसरा यहाँ, ठीक है, ये लाइनिंग वाली डिजाइन चल रही है तो मैंने लाइनिंग वाली डिजाइन कर दी, और इसका हाफ पार्ट मैंने क्या कर दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट कर दिया। ठीक है, इधर भी यहाँ बना देती हूँ मैं ब्लू कलर का। ओके, ध्यान रखना। तो ये देखो मैंने ये यू बना दिया, ठीक है, ये यू बना दिया, ये रिकॉम्बिनेंट बनाना है अपने को इस टाइप, क्योंकि ये और ये रिकॉम्बिनेंट हुए, है ना। अब जैसे मैं रेड वाला बनाती हूँ, मान लिया, तो रेड वाला जैसे यहाँ बनाई मैं रेड वाला, ये रेड वाला बन गया। ओके, अब यहाँ पे लाइनिंग वाला था ना, तो ये देखो लाइनिंग का बना दिया, लाइनिंग का बना दिया, और छोटा सा पार्ट अपन ने क्या छोड़ दिया, बिना लाइनिंग का छोड़ दिया, मतलब रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही ये देखो, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट और ये रिकॉम्बिनेंट बना रही हूँ, तो ये देखो यहाँ तक अपन ने इतने छोटे से पार्ट में लाइनिंग कर दी। पर ध्यान दिख रहा है आप ये आप इस क्रोमोसोम को आप गौर से देखो, आप पूरे के पूरे सेंटर में नहीं आए हैं, ये एक्चुअली कहते पूरे सेल में जब प्रोफेज की कंडीशन में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है तो क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं, और जब वो वापस मेटाफेज की तरफ आते हैं ना तो पूरे साइटोप्लाज्म फैले हुए थोड़ा सा सेंटर में यूं आ रहे होते हैं, है ना। तो आप देखो ये जैसे ये सेल है ना, पहले तो पूरे फैल गए और फिर क्या हो रहा है, ये सेंटर में यूं आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जब सेंटर में आ रहा है तो देखो ध्यान रखना, ये क्या थी, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है ना। तो अभी तक पूरा सेंटर में आएगा, ये अभी नीचे बढ़ेगा और ये ऊपर बढ़ेगा, ऐसे देखो ये यू, है ना। तो आपको देखो इसको गौर से, ये पूरा का पूरा सेंटर में नहीं है ना। अब आते हैं हम, इसके बाद क्या स्टेज बनाऊंगी, ये तो क्या थी अपनी, क्या थी, अर्ली प्रोफेज, है ना, ये अर्ली प्रोफेज सेकंड, और ये लेट प्रोफेज सेकंड, जो अपन ने एनसीईआरटी में देखी। ठीक है, अगला देखो डायग्राम आप क्या होगा, अगला हम क्या बना रहे हैं, मेटाफेज। ओके, मेटाफेज में अब ये जो मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ है ना, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, तो मेटाफेज में क्या होगा, ये देखिएगा, ये सेल हुई हमारी, ठीक है, ये हमारा दो डायड वाला पार्ट हो गया। अब ये स्पिंडल फुली एकदम वेल डेवलप्ड कंडीशन में स्पिंडल जिसे कहते हैं ना, ये यहाँ पे ये सही शेप में आ गए। ठीक है, और ये दोनों क्रोमोसोम देखो ध्यान रखना है, सेटल कैसे करना है, बिल्कुल मिड में करना है, बिल्कुल मिड में करना है, क्योंकि मेटाफेज का मतलब ही मीनिंग ही यही है। ठीक है, और ये मैंने क्रोमेटिड बनाया, ये दूसरा क्रोमेटिड बनाया, ऐसे इधर भी ये वाला ब्लू कलर चल रहा है अपना, तो ये क्रोमेटिड बनाया। ठीक है, और ऐसे इसमें ध्यान रखेंगे अपने कौन सी आर्म, ये रिकॉम्बिनेंट आर्म बनाइए। ठीक है, और इसमें होल में लाइनिंग थी, ये पूरा होल पूरा लाइनिंग वाला। ठीक है, जबकि इसमें क्या है अपना एक आर्म छोटा सा पार्ट जो है वो लाइनिंग करना है, यानी ये रिकॉम्बिनेंट है, बाकी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ऐसे ही अपने रेड वाले में बनाना है, ध्यान रखना, मिड में बिल्कुल ध्यान रखना, एकदम सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेटाफेजिक प्लेट जो होती है वो बिल्कुल मिड कंडीशन में आकर ये टिकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये यू, अब मैंने क्या किया, ये इतना पार्ट जो है वो रिकॉम्बिनेंट बना दिया, इतना पार्ट ये वाइट छोड़ दिया। ऐसे ही मैं क्या करूंगी, यहाँ पे भी क्रोमोसोम बिल्कुल इसके सेंटर में बनाऊंगी, ये देखिएगा, ये यूं एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, और इसकी आर्म को क्या करना है अपने को, रिकॉम्बिनेंट बनाना है। ठीक है, अब आप इस सेल में देखो, आप गौर से देखेंगे ना, तो पहले तो मैं इसके काइनेटोकोर 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 ये सब के काइनेटोकोर है दोनों, है ना, और काइनेटोकोर को किससे जोड़ूं, स्पिंडल से, और स्पिंडल कहाँ, पोलर से, ऐसे पोल टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर टू पोल, काइनेटोकोर टू पोल, ऐसे सेम कंडीशन यहाँ पर, सेम कंडीशन यहाँ पर कर दी हमने। ठीक है,
छोटी छोटी बातें कई बार बहुत परेशान करती है, ठीक है। ये कंटिन्यूस फाइबर हो गया, कंटिन्यूस फाइबर हो गया, ये क्रोमोसोमल फाइबर हो गया, सेम बात वही है जो पीछे हम बोल चुके हैं, ठीक है। अब बात क्या चल रही थी, आपने देखा ये टोटली यहाँ तो ट्रांजिशन था, है ना, कि जिसको हम लेट प्रोफेज को ट्रांजिशन मेटाफेज कहते हैं, है ना। तो ये तो इधर है, ये सेंटर याद दे, ये बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में है। तो ये जो सेंटर में बनी, इसको अपन ने क्या बोला, मेटाफेजिक प्लेट बोला। तो पहली बात तो ये स्पेस कौन सी हुई, मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड, ठीक है। यहाँ बनना क्या है, ये वाली जो चाहिए कह दो और चाहिए कह दो, ये कौन कौन है, ये मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, यानी कि क्रोमोसोम का ठीक सेंटर में आ जाना। और सेंटर में आने का काम कौन करता है, इसको जो वेल अरेंज कंडीशन में कौन लाता है, ये स्पिंडल फाइबर लाते हैं, ठीक है। अब देखो अगला कंडीशन क्या होगा, आपको पता है, मैं इधर डायग्राम आऊंगी, ध्यान रखना। इसके बाद जो एनाफेज आएगी, है ना, उसमें आप विशेष ध्यान रखना, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट वर्सेस एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। एनाफेज फर्स्ट में तो हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, वहां सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, जबकि यहाँ क्या होगी, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ जो होगा, यहाँ क्या होगा, क्रोमेटिड का सेपरेशन। जब ये होगा तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होगा। जबकि ऊपर क्या हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने, देखो यहाँ से मैं बनाती हूँ इसी जगह से, यहीं से देखो यहाँ बना देते हैं अपने, और बन भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सेल है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये यहाँ, अब आपको पता है, मैं अभी बोला था मैंने आपको, मेटाफेज से जब एनाफेज की तरफ जाते हैं, तो देखो मैं यहीं पे प्रोसेस बता रही, ध्यान रखना। ये क्या होता है, ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, मैं एनाफेज में बोल रही हूँ, ध्यान रखना। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, मतलब मैं एक छोटी सी शक्ल यहाँ बना के बताती हूँ। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ स्प्लिट हुआ, ये स्प्लिट हुआ, तो एक काइनेटोकोर ने इसको ऊपर की तरफ खींचा, और इस काइनेटोकोर से ये जुड़ा है, तो ये इसने, तो देखो इन दोनों के बीच में तो पुशिंग फोर्स, और इसके बीच में क्या लग रहा है, पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स। तो ये क्रोमेटिड इधर गया और ये क्रोमेटिड इधर गया, तो मैंने क्या बोला था अभी, क्रोमेटिड का सेपरेशन, ओके। क्या बोला मैंने, क्रोमेटिड का सेपरेशन। तो अल्टीमेटली डायग्राम कैसे बनाएंगे, उस डायग्राम के बेस पर बनाना है अपने को। तो ये कलर वलर उसी के हिसाब से बनाएंगे, ताकि आपको डायग्राम एकदम सही सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा अगला पॉइंट, एनाफेज का फाइनल डायग्राम क्या होगा। ये देखिएगा, ये हो गया, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो पहले हो चुका है उसका हिसाब चल रहा है। ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, यहाँ वापिस उसी को बना देती हूँ, सेम चीज़ जल्दी बनती है ना। और अब देखो क्रोमोसोम जब का जो है सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, तो अब जरा गौर करना, देखो ये मुंह इधर है, और अब क्या हो जाएगी, आर्म ऐसे रह जाएगी, अब आर्म ऐसे रहेगी, उसी को कहते हैं ट्रेलिंग बिहाइंड द आर्म, है ना, और मूव टुवर्ड द पोल। तो अब देखो ये यहाँ रहेगी, ये देखो ऐसे, ये कौन सा था, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। ऐसे ये वाला कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट वाला। तो यहाँ मैं क्या कर दी, आधा वाइट पार्ट कर दिया, आधा नहीं मतलब छोटा पार्ट वाइट करके छोड़ दिया, ये वाला, ये वाइट कर दिया अपन, ठीक है ना। और ऐसे में अगर कौन सा कलर लो, ब्लू कलर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ओके, यानी कि पूरा पूरा लाइनिंग वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये मैंने रिकॉम्बिनेंट बनाया, तो इसका मतलब छोटा पार्ट क्या कर दूंगी, वाइट छोड़ दूंगी, ठीक है। ऐसे सेम कंडीशन यहाँ बननी है। क्या होगा, इसमें भी वही आर्म पीछे लटकती हुई रह जाएगी, ट्रेलिंग बिहाइंड वाला, ये रिकॉम्बिनेंट और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। ऐसे ही रेड कलर वाला बनाते हैं अपने, है ना, ये रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अब देखो इसको कहते हैं अपने
क्रोमोसोमल मूवमेंट। तो मतलब मैं एनाफेज के लिए करेक्टर लिखती हूँ, है ना, कौन सा, एनाफेज, डायग्राम किसका है ये, एनाफेज सेकंड। तो करेक्टर क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और इसके कारण क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ओके, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। और ये जो स्प्लिटिंग होती है इसके कारण, या इसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, क्रोमोसोमल मूवमेंट। क्रोमोसोमल मूवमेंट का कारण क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। अब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन को बोलूं तो मैं क्या कहूंगी, अट्रैक्शन मैंने खींच रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और रिपल्सन मैंने फेंक रहा है तो कौन सा हो गया, जो है अपना रिपल्सन, है ना। अब देखो इसको ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो पुलिंग, यहाँ पुशिंग फोर्स और यहाँ पुलिंग फोर्स। अब देखो इसके बीच में फाइबर है, कौन से होंगे पीछे बता चुकी हूँ, इंटरसोमल फाइबर, ये क्रोमोसोमल फाइबर और ये कंटिन्यूअस फाइबर। सेम पोजीशन यही बनती है, सेम पोजीशन, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्रोमैटिड रह गए। अब लास्ट रिजल्ट क्या होता है, वहाँ ये बनाते हैं, ठीक है। तो अंतिम रिजल्ट बनाते हैं कि लास्ट कंडीशन क्या होती है। देखो जब एनाफेज की लेटर स्टेज होती है, तो हम पहले भी कहे थे आपको कि एनाफेज की लेटर स्टेज में ही गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स आकर यहाँ जमा हो जाता है सेंटर में आकर, ठीक है। और ये देखो सेल तो इनलार्ज होगी, और जितने भी जो है क्या कहते हैं इसे, सेल ऑर्गेनेली, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बट ये ध्यान रखना, ये तो यहाँ तो स्टार्टिंग है, मतलब मैं साइटोकाइनेसिस से स्टार्टिंग कर रही हूँ। अब हम बना रहे हैं वास्तव में टीलोफेज, है ना। तो टीलोफेज में क्या हुआ, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर, किसका अपोजिट है ये पूरा का पूरा, प्रोफेज का अपोजिट। ऐसे बिल्कुल सेम यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, और ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, प्लस न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस ये तो है रीअपियर, ओके। और जबकि ये स्पिंडल फाइबर्स, है ना, ये क्या होंगे, डिसअपियर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर भी क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, तो प्रोटीन के होते हैं, तो ये भी आगे वॉल फॉर्मेशन में काम आएंगे, यानी साइटोकाइनेसिस में एक पार्ट अदा ये भी करते हैं। अब आ जाओ अगला, देखो मैं यहाँ जान के क्रोमोसोम नहीं बना रही हूँ, नेक्स्ट स्टेज आ जाना, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं ऐसे सिंपली बनाऊंगी तो अब देखो अगला क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम अपना ये बना, ये क्रोमोसोम बना, इधर भी आ जाओ, रेड एक रेड होंगे ना, तो मैं इसलिए बना रही हूँ, ठीक है। अब अपने देख लेते हैं डिफरेंस क्या आएगा इसमें। देखो यहाँ पे देखो अपन ने ऊपर वाले में, ओके, ऊपर वाले में ये देखो पार्ट किया है, यहाँ नहीं किया है। ऐसे ही ऊपर वाले में अपन ने ये बीच वाले में, नीचे वाले में छोड़ा है, और बाकी को लाइनिंग किया, बाकी को लाइनिंग, जबकि ये क्या होल लाइनिंग है, ये होल लाइनिंग है। बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये ध्यान रखना, बहुत बोर हो रहे हो आप, पर बहुत ज़रूरी बातें हैं। अब देखो सेम यही कंडीशन, ये बिना रिकॉम्बिनेशन वाला है, ये बिना रिकॉम्बिनेशन वाला है, जबकि ये रिकॉम्बिनेट वाला है, तो यहाँ छोटा सा पार्ट छोड़ देंगे, ये देखो, है ना। अब ऐसे ही ये देखो, यहाँ अपन ने रिकॉम्बिनेंट वाला पोर्शन कर दिया, और ये यहाँ पर अपन ने ऐसे कर दिया। अब आप जरा देखो, आपको कुछ पार्ट समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है पता है आपको, सबको समझ में आ रही है, चिंता मत करो। ये देखो दोनों के दोनों क्रोमोसोम कौन से हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले, और जबकि ये देखो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये क्या शो कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। वैसे ही देखो यहाँ देखो ये
ये और ये सब क्या शो कर रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जबकि ये कौन से दिख रहे हैं आपको? सारे के सारे, ये सारे मतलब दो है ना। ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये टीलोफेज में यहाँ क्लियर हो जाता है कि दो सेल तो रिकॉम्बिनेंट पैटर्न की है और दो सेल क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट पैटर्न की है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो टीलोफेज में क्या था? मैंने कहा था प्रोफेज की जस्ट उल्टी, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑपोजिट टू प्रोफेज है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ आपको ये डिटरमाइन हो गया कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब टीलोफेज की लास्ट स्टेज में ही यहाँ क्या बन जाता है? सेल प्लेट बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो कंडीशन क्या बनती है? लास्ट ये बन गई है फाइनली, है ना। ये 4 सेल बन गई। देखो ये वाला तो हो ही चुका था पहला। अब क्या हो रहा है? यहाँ साइटोकाइनेसिस हुआ, बिल्कुल मिड में जहाँ मेटाफिजिक प्लेट बनती है, बिल्कुल वही जगह जहाँ कौन सी होती है? सेल प्लेट फॉर्मेशन की। ये देखो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। जब ये प्रोसेस हो रही होती है ना साइटोकाइनेसिस, है ना, तो साइटोकाइनेसिस पिछले वीडियो में डिटेल बता रखा है मैंने। एनिमल सेल होती है वो सेल फ्लो मेथड से, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ एक खांच बनती है, फ्लो मेथड है ना, सेल फ्लो मेथड। तो वो सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट होता है। जबकि प्लांट में क्या होती है? सेंटर में एक जो है गाल्जी बॉडी और ईआर के फ्रेगमेंट आकर जो एक सेल प्लेट प्रीकर्सर बनाते हैं और फिर वो सेंटर टू पेरीफेरी बढ़ते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल है ना। पीटल मतलब पतला, फ्यूगल मतलब फैला हुआ, है ना। तो ऐसे ट्रिक मार रही हूँ। तो ऐसे ये जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, डिटेल पिछले वीडियो में दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ लास्ट फाइनल डायग्राम में क्या होगा। देखो आप शक्ल बनाते हैं, ये देखो ये क्रोमोसोम, एक बार मैं सारे बना देती हूँ रेड ताकि टाइम खराब कम हो, है ना। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम करने की कोशिश करना है अपने को। ये देखो ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट, ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट है ना, और यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट बाकी है ना, और इसमें होल में लाइनिंग है, होल में लाइनिंग है। बिल्कुल वही चीज़ वापस बनाई मैंने, और कुछ नहीं बनाया नया, सबको आता है। ये देखो ये यूनिट, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट है और ये यहाँ पे मान। तो अब आप देखो फाइनली क्या हो रहा है? ये वापस सेम बात लिख रही हूँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये जो 4 सेल बनी है वो क्या हो गई? एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनी। मतलब हमारी बॉडी में 46 थे क्रोमोसोम, तब 23 हो गए। और ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो 4 सेल बनी है उसे हम क्या कहते हैं? टेटार्ड कहते हैं। ओके, ये हुआ हमारा मियोसिस कंप्लीट। ओके।